तो इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 किए हुए हैं, पाचन तंत्र का प्रैक्टिस सेट 1 किए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट 2 अभी हम लोग कर रहे हैं, जो कि अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन 50 तक कर चुके थे। अब हम 51 से शुरू करते हैं। 51 से जो हम लोग आज शुरू करते हैं 51 से 100 तक, यानी 50 क्वेश्चन आज भी हम लोग करने वाले हैं। तो सब्र बनाकर और मतलब लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, अगर पहला क्लास हमारा अगर नहीं देखे हैं क्लास 1 प्रैक्टिस सेट 1, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपस्थित हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब संपूर्ण निचोड़ जो है इसमें हम बता रहे हैं आप लोग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, बार बार क्वेश्चंस जो है ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं? यानी कि उन दांतों की संख्या बताइए जो पूरे जीवन काल में एक बार निकलता है। वो कौन सा दांत है जो पूरे जीवन काल में एक बार जो है निकलता है? वो 12 दांत है। कितने दांत? 12 दांत है जो जीवन काल में एक बार जो है क्या होता है? निकलता है। मनुष्य में उन दांतों की संख्या बताइए जो जीवन काल में एक बार निकलता है। 12 दांत है जो कि जीवन काल में एक बार निकलता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मोनोफायोडोट है? क्या है? मोनोफायोडोट है। निम्नलिखित में से कौन मोनोफायोडोट है? ऑप्शन ए है अक्ल की दांत, ऑप्शन बी है अग्रचवर्णक, ऑप्शन सी है कृदंत, ऑप्शन बी है ए और बी दोनों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो होगा अक्ल की दांत और ऑप्शन बी अग्रचवर्णक, ये मोनोफायोडोट हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सामान्यतः अक्ल की जो दांत निकलती है वो कितने वर्ष में निकलती है अक्ल की दांत? क्वेश्चन नंबर 53 है, अक्ल की दांत जो है कितने वर्ष के बाद निकलता है? ऑप्शन नंबर ए में है 10 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर बी में है 12 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर सी में है कि 16 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर डी में है 18 वर्ष के बाद। यानी कि अक्ल का जो दांत है वो कब निकलता है, कितने वर्ष के बाद निकलता है? तो यह जो है अक्ल की दांत 18 वर्ष के बाद निकलता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो अक्ल की दांत 18 वर्ष के बाद ही निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का भाग है? नंबर 1 शिखर, नंबर बी ग्रीवा, नंबर सी जड़, इनमें से सभी। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। दांत का जो भाग, ग्रीवा भी दांते का भाग है, शिखर भी दांते का भाग है, जड़ भी दांते का भाग है। तो इनमें से सभी इधर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है, दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? मतलब दांत का वह भाग जो मसूड़ जो होता है, मसूड़ हम लोग की दांत में जो मसूड़े होते हैं वह उसके ऊपर जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? एक नंबर ऑप्शन दिया है रूट, बी नंबर ऑप्शन है नेक, सी नंबर ऑप्शन है क्राउन और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा क्राउन। क्राउन जो है वो मसूड़ों के ऊपर निकलता है। किस पर? तो मसूड़ों के ऊपर निकलता है। तो राइट आंसर इसका क्राउन हो जाएगा, यानी कि 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे डैश डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है मज्जा गुहा या पल्प कैविटी, नंबर बी है डेंटाइन, नंबर सी है इनामेल, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक दांत के जो भीतर क्या होता है? गुहा होता है, जिसे हम माजा गुहा या पल्स कैविटी भी
कहा जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, आंसर इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा 56 का राइट आंसर। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ डैश डैश का बना होता है। हमारे दांत का जो अधिकांश हिस्सा जो पीले रंग का होता है कि नहीं, तो वो कौन सा पदार्थ होता है का बना होता है? ऑप्शन ए इनामेल का बना होता है, ऑप्शन बी डेंटाइन का बना होता है, ऑप्शन सी हड्डी का बना होता है, ऑप्शन डी लोहा का बना होता है। तो लोहा तो होगा नहीं, ठीक है, हड्डी तो होगा नहीं, क्योंकि दांत हड्डी होता है लेकिन हड्डी का बना थोड़ी होता है। उसके बाद बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए और बी में कौन सा होगा? तो इनामेल तो दांत का भाग है, हिस्सा है, तो ये तो होगा नहीं, इनामेल भी नहीं होगा। तो बचा हमारा कौन? डेंटाइन, जो कि राइट ऑप्शन है और राइट आंसर भी है ऑप्शन बी। हमारे दांत का जो अधिकांश हिस्सा होता है हल्के पीले रंग के पदार्थ डेंटाइन का बना होता है, इसके वजह से वो हल्का पीला दिखाई देता है। इनामेल का थोड़ी, इनामेल तो दांत का नाम है, डेंटाइन जो है का बना होता है जो हल्का पीला दिखाई देता है, इसी के कारण। डैश डैश दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाकर रखता है। वो कौन सा क्या है? एंजाइम है, कौन सा? वो कवर है। डेंटाइन, ऑप्शन ए है डेंटाइन, ऑप्शन बी है इनामेल, ऑप्शन सी है पल्प कैविटी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 58 का जो है राइट ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब दांत को चमकदार बनाने का जो कार्य है वो कौन करता है? हमारा इनामेल करता है। दांत को क्या करता है? चमकदार बनाकर रखता है, यानी कि दांत को सुरक्षा प्रदान जो है इनामेल करता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर है 59, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले हम देखते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन के बाद उसका आंसर देखेंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो मानव शरीर का सबसे कठोर जो भाग है वो कौन होता है? ऑप्शन ए दिया है हड्डी, ऑप्शन बी दिया है डेंटाइन, ऑप्शन सी दिया है इनामेल, ऑप्शन डी दिया है स्टेप्स। तो इसका जो 59 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर होगा? हड्डी तो होगा नहीं भाई साहब, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग तो हड्डी होगा नहीं, डेंटाइन होगा नहीं। हड्डी है लेकिन वो तो टूट जाएगा ना, इनामेल। उसके बाद स्टेप्स, इनामेल और स्टेप्स, तो स्टेप्स भी नहीं होगा, इनामेल। हाँ, इनामेल जो है वो काफी मजबूत होता है, इनामेल, यानी हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, जो कि काफी जो है कठोर होता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? कठोर ऊतक क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्या है? दांत का इनामेल, ऑप्शन ए दांत का इनामेल, ऑप्शन बी दांत का डेंटाइन, ऑप्शन सी हड्डी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांत का इनामेल तो होगा नहीं, दांत का डेंटाइन भी नहीं होगा, कठोर ऊतक यानी कि हड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हड्डी। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक जो है हड्डी है, न कि सबसे मजबूत हड्डी। मतलब हमारे शरीर का सबसे जो कठोर जो हिस्सा है वो इनामेल है, ठीक है, और सबसे कठोर ऊतक जो है हमारा हड्डी है। आप समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर भी हड्डी इनामेल डेंटाइन दिया था, क्या था यहाँ पे? हड्डी दिया था। आप समझ रहे होंगे कि हड्डी आंसर होना चाहिए, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग हड्डी ही होता है। नहीं सरकार, हड्डी नहीं होता है, हड्डी एक क्या है? हड्डी ऊतक है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक जो है हड्डी है, ऊतक है, वो ऊतक के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन हड्डी के अंतर्गत नहीं आएगा। हड्डी के अंतर्गत जो है आपका इनामेल आता है, ठीक है। हमारे दांत का इनामेल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम और मैग्नीशियम से, ऑप्शन बी है कैल्शियम और फास्फोरस से,
ऑप्शन सी है कैल्शियम और कार्बन से, ऑप्शन डी है सोडियम और पोटेशियम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि हमारे दांत का जो इनामेल है और डेंटाइन है मुख्य रूप से किससे बना होता है। इनामेल और डेंटाइन जो है हमारे दांत की कौन चीज से बना होता है, तो वो हो जाएगा कौन चीज से, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 61 का राइट आंसर बी, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है इनामेल और डेंटाइन। विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य से संबंध में कौन सी सही है, इसको देखना, ऑप्शन से हमको सही करना है इसको। कृदंत काटना, रदनक चिढ़ना व फाड़ना, चवर्णक पीसना या चबाना। कहने का मतलब है कि कृदंत का काम क्या है, काटना है, सही है। कृदंत का काम क्या है, काटना है, गलत है। कृदंत काटता थोड़ी है। रदनक चिरना फाड़ना, गलत है, ये भी नहीं होता है। चवर्णक पीसना या चबाना, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी कि सभी सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। यानी कि आपको एक मतलब लगा होगा कि यार सब सही है, एक गलत क्यों कर रहे हैं हमारे स्मार्ट साहब। तो ये गलत नहीं है यार, ये सही है। आप लोगों को लगा होगा कि गलत काट रहे हैं, या गलत कैसे हो गया, क्योंकि कृदंत का काम ही होता है काटना, रदनक का काम होता है चीरना फाड़ना, चवर्णक का काम है पीसना चबाना। तो ये गलती कैसे कर रहे हैं हमारे सर जी। तो सर जी नहीं, सर जी ये सही है, तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इनमें से सभी होगा। ये गलत काटने का मतलब गलत नहीं है सर जी, ठीक है। ये डी जो है आपका आंसर राइट हो जाएगा। 62 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्य गुहा एक छोटी डैश डैश में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। तो इसका जो खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, ऑप्शन ए दिया है ग्रसिका, ऑप्शन बी दिया है ग्रसनी, ऑप्शन दिया है नील द्वार, ऑप्शन निगल द्वार, ऑप्शन डी दिया है कंठ द्वार। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रसनी दिया है, निगल द्वार दिया है, कंठ और ग्रसनी दिया, ठीक है। ग्रसनी, ग्रसिका। मुख गुहा का एक छोटा जो है ग्रसनी होता है, ग्रसनी में खुलती है जो वायु एवं भोजन को दोनों को सही पथ दिखलाता है, वो क्या है, ग्रसनी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। डैश डैश भोजन को निगलते समय श्वसन नली में जाने से रोकता है, क्या रोकता है, श्वसन नली में जाने से क्या रोकता है, एपिग्लोटिस रोकता है। क्या रोकता है, एपिग्लेटिस रोकता है। श्वसन नली को निगलते समय, भोजन निगलते समय श्वसन नली में जाने से रोकने वाला जो है वो कौन है, एलिग्लोटिस है, जो कि श्वसन नली में जाने से रोकता है, ठीक है। हमारे शरीर में ग्रस नली की लंबाई लगभग कितनी होती है, ग्रास नली की लंबाई हमारे शरीर में कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25। एकदम बउआ क्वेश्चन है यार, इसको क्या ऑप्शन दे हम, कितना होगा, 25 होगा, 25 सेंटीमीटर होता है। हमारे शरीर की जो ग्रसनी होती है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ऑप्शन ए है मुख गुहा, ऑप्शन बी है ग्रसनी, ऑप्शन सी है आमाशय, ऑप्शन डी है छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 का क्या हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा। क्योंकि आहार नाल के जो किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो आहार नाल की जो ग्रसनी होती है इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रसनी जो है कांटी नुमा आकार की होती है, उसके अंदर ग्रसनी जिसको बोला जाता है, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। यह सिर्फ उसमें क्या करता है, भोजन को एकत्र में रोक कर रखने के कार्य को करता है। बोलस का ग्रसनली में पहुंचने ही उसके दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है।
इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए काइम कहते हैं कि ऑप्शन ए भोज्य तरंग कहते हैं, ऑप्शन सी क्रमाकुंचन कहते हैं, या ऑप्शन डी संकुचन कहते हैं। तो 67 का राइट आंसर क्या होता है? क्रमाकुचन कहते हैं इसे। फैलाव जब शुरू हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रमाकुचन कहते हैं। जब फैलाव शुरू हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? क्रमाकुचन कहते हैं। ठीक है ना। अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय जो होता है वो उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा होता है? अमाशय जो उदर गुहा के बाईं ओर होता है वो अंग्रेजी के किस आकार की होती है? किस आकार की? अंग्रेजी के किस आकार की होती है? अमाशय की जो उदर गुहा होती है वो अंग्रेजी किस आकार की होती है? तो अंग्रेजी के यू आकार की होती है। ठीक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत से बड़ी छोटी आंत के सबसे नजदीक है? छोटी आंत के जो सबसे नजदीक है वो कौन है? तो पाइलोरिक। क्या है? पाइलोरिक। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? जठर ग्रंथि जो है अमाशय से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जठर ग्रंथि अमाशय से संबंधित है। एकदम हल्का क्वेश्चन है, इसको क्या आप संदेह आपको? जठर ग्रंथि डैश डैश स्रावित करता है, यानी कि क्या स्रावित करता है? माइलेज स्रावित करता है, कि जठर रस स्रावित करता है, कि बाइल स्रावित करता है, कि इंसुलिन स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है? तो जठर ग्रंथि जो है वो जठर रस को ही स्रावित कर सकता है। ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है जठर रस के संदर्भ में कौन सा सत्य है? ऑप्शन है एक, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है, पीएच मान परास 1.2 से 3.0 है। यानी कि 4 ऑप्शन है आपका। 72 नंबर क्वेश्चन से जठर रस पूछ रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह क्षारीय प्राकृतिक होता है, न कि अम्लीय प्राकृतिक होता है, न कि क्षारीय तो होता है, हल्के पीले रंग का नहीं होता है, हल्का। इसका मतलब राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। जठर रस किसका मिश्रण होता है? तो जठर रस किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ऑप्शन बी दिया है म्यूकस का, ऑप्शन सी दिया है पेप्सिनोजेन का, ऑप्शन डी दिया है प्रोजेनिन का। तो इसका ऑप्शन ए और बी होगा, या ऑप्शन बी सी होगा, कि ऑप्शन ए बी एंड सी होगा, ऑप्शन ए बी सी और डी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी भी सही है, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। इस सब का मिश्रण है। जठर रस में क्या है? इस सब का क्या है? आपका मिश्रण है। ठीक है ना। जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? किस कोशिका के द्वारा होता है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुंह हमारा क्या हो गया, मतलब दुखने लगा। तो ऑप्शन पढ़िए, हम इसका आंसर आपको बतलाते हैं। ऑप्शन आप बतलाइए। तो जठर रस श्लेष्मा म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है गॉबलेट कोशिका, ऑप्शन बी है ओगजेंटिक कोशिका, ऑप्शन सी है पेप्टिक कोशिका, ऑप्शन डी है बेसल कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका क्या? गॉबलेट कोशिका। जठर रस में श्लेष्मा म्यूकस का जो स्राव होता है वो गॉबलेट कोशिका के द्वारा होता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, यह भोजन के साथ आने वाले कीटाणु को नष्ट करता है, यह भोजन को मुलायम बनाता है,
इसमें से सभी, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सारे काम को क्या करता है जठरस। ए होगा, बी होगा, सी होगा, यानी कि ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा है? एक नंबर में है पेप्सिन, दूसरा नंबर में है HCA1 और रेनिन है तीसरे नंबर में, और ए और सी दोनों है। इसका 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी होगा, यानी पेप्सिन और रेनिन होगा। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है पेप्सिन और रेनिन को कहा जाता है। जठर रस में उपस्थित नैज कारक डैश डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो नैज कारक जो है किसके लिए आवश्यक है? विटामिन सी के लिए, कि विटामिन B9 के लिए, कि विटामिन के लिए, कि विटामिन B12 के लिए, किसके लिए अवशोषित के आवश्यक है? 77 नंबर का क्या हो जाएगा? विटामिन B12 के लिए क्या है? अवशोषण के लिए आवश्यक है। आमाशय डैश डैश भोजन का संग्रह करता है। 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 4 से 5 घंटे जो है भोजन को संग्रह करता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो एब्डोमेन है वो 4 से 5 घंटे भोजन को क्या करता है? अपने अंदर रखता है। जब पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है फिर उसको अवशोषी अंग के द्वारा उसको बाहर फेंक देता है। अगला है, हमारे शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? ऑप्शन 1 है मुख गुहा से, ऑप्शन बी है आमाशय से, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है इलियम से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुख गुहा से, यानी जहां से हम खाते हैं मुख गुहा से, वहीं से प्रारंभ हो जाता है पाचन की क्रिया। ठीक है, तो इसका पाचन की क्या हो जाएगा? मुख गुहा, यानी कि राइट ऑप्शन इज द ए हो जाएगा। चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन का, ऑप्शन बी है वसा का, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का। निम्नलिखित में किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है? तो हमारे मुख से शुरू होने वाला क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च जिसको बोलते हैं। हमारे पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? पाचन की प्रक्रिया जब शुरू होती है हमारा, तो वो कहाँ से शुरू हो जाती है? ऑप्शन ए दिया है मुख से शुरू होता है, कि ऑप्शन बी दिया है आमाशय से शुरू होता है, ऑप्शन सी दिया है छोटी आंत से होती है, कि ऑप्शन डी दिया है बड़ी आंत से होती है। कहाँ से होती है? तो आमाशय से शुरू होती है। जो हमारी भोजन का पाचन है प्रक्रिया, प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? भोजन तो मुख से शुरू होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय से शुरू होता है। राइट ऑप्शन इज द बी 81 का। आमाशय में अंशतः पाचन खाता जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है बोलस, ऑप्शन बी दिया है काइम, ऑप्शन सी दिया है काइल, ऑप्शन डी दिया है मोनस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो काइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काइम। आमाशय में अंततः पाचित खाता जो छोटी आंत से प्रवेश करता है उसे हम काइम कहते हैं। अगला है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार, इसको क्या ऑप्शन दे? तो 6 मीटर होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? छोटी आंत की सबसे पहला और छोटा भाग कौन सा है? डुडेनम है यार। इतना छोटा सा क्वेश्चन, डुडीनम, इसको याद करो यार बढ़िया से। डुडीनम। मानव शरीर में डुडीनम की जो आकृति होती है अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है? डुडीनम जो शरीर में जो होता है वो अंग्रेजी के किस आकार का होता है? डुडीनम।
वो सी आकार का होता है। किस आकार का होता है? डुडेनम जो होता है सी आकार का होता है। मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का सबसे अधिक जो है पाचन की क्रिया कहाँ पर होती है? पाचन क्रिया सबसे ज्यादा छोटी आंत में होती है। इसको हम पढ़ाए हुए हैं यार कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाचन की 75% से ज्यादा जो है पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। क्या होती है? छोटी आंत में पूर्ण होती है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव की आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या है? ऑप्शन ए है एसोफेगस, ऑप्शन बी है ट्रेकिया, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, ऑप्शन डी है छोटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा, क्योंकि मानव आहार नाल का सबसे लंबा जो है छोटी आंत होती है और सबसे चौड़ा जो होती है वो बड़ी आंत होती है। इसको जरूर याद करके रखिए। मानव शरीर में पाचन का क्रिया डैश डैश समापन हो जाती है, यानी कि मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ पर समापन हो जाती है? ऑप्शन ए है छोटी आंत में होती है, कि ऑप्शन बी बड़ी आंत में होती है, कि ऑप्शन सी बड़ी आंत के रेक्टम में होती है, कि छोटी आंत के सिक्कम में होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में होती है। यानी पाचन, मानव शरीर में पाचन की जो प्रक्रिया है वो छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। छोटी आंत में क्या होती है? समाप्त हो जाती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए डुडेनम, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी सिक्कम। 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलियम जो होता है वो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। इसे विलाई कहते हैं। विलाई। ठीक है ना? तो 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91। छोटी आंत में उपस्थित विलाई का जो मुख्य कार्य है क्या है? ए है अवशोषक सतह को बढ़ाना, बी है अवशोषण सतह को कम करना, सी है वसा को पचाना, डी है प्रोटीन को पचाना। तो 91 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो अवशोषक को सतह से क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 का छोटी आंत में एंजाइम के सक्रिय के लिए डैश डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए दिया उदासीनता की माध्यम, अम्लीय की माध्यम, सी क्षारीय माध्यम, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि 92 का जो राइट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो क्षारीय माध्यम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है छोटी आंत में एंजाइम के सक्रिय के लिए क्षारीय माध्यम की ही आवश्यकता होती है। ठीक है ना? बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? बड़ी आंत की जो बड़ी आंत की कौन सी जो छोटी कौन सी बड़ी आंत का कौन सा भाग है जो छोटी आंत से इलियम से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए रेक्टम, ऑप्शन बी कोलोन, ऑप्शन सी सिक्कम, ऑप्शन डी असेंडिंग कोलोन। तो 93 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्कम जो होता है वो छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है। ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अवशोषी अंग अपेंडिक्स जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है, अपेंडिक्स की जो रचना होती है वो एक उंगली की जैसी होती है, टेढ़ा, किसका भाग है? बड़ी आंत का सिक्कम का भाग है, कि ऑप्शन बी बड़ी आंत की कोलोन का भाग है, कि ऑप्शन सी बड़ी आंत के रेक्टम का भाग है, कि ऑप्शन डी छोटी आंत के इलियम का भाग है? किसका भाग है? किसका भाग है? तो बड़ी आंत की सिक्कम का भाग है। अपेंडिक्स जो है वो बड़ी आंत में एक साइड में होता है उंगली के आकार। डैश डैश भोजन को वापस बड़ी आंत में छोटी आंत में जाने से रोकता है।
कौन रोकता है? कौन है वो शख्स? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ क्लोन, ऑप्शन बी परिगामी क्लोन, ऑप्शन सी अधोगामी क्लोन, ऑप्शन डी इलियोसिकल वाल्व। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इलियोसिकल वाल्व हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। इलियोसिकल वाल्व भोजन को वापस बड़ी आंत में छोड़ने की काम करती है, रोकती है, उसको नहीं जाने देती है, रोकने का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए भोजन का पाचन, ऑप्शन बी जल का अवशोषण, ऑप्शन सी खनिज और औषधि का अवशोषण, ऑप्शन डी श्लेष्म म्यूकस का स्राव। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा भोजन का पाचन जो है कार्य नहीं है, बड़ी आंत का कार्य नहीं है भोजन का पाचन करना, ठीक है ना। वो काम बड़ी आंत का नहीं है, बड़ी छोटी आंत की काम है भोजन का पाचन करना, ठीक है ना। पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोलस कहते हैं, ऑप्शन बी काइम कहते हैं, ऑप्शन सी मल है, और इनमें से कोई नहीं, डी इसका 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल। पाचन प्रक्रिया में अपचित अनअवशोषित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मल कहते हैं, ठीक है ना। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह कहां पर अवस्थित होता है? यह जो होता है वो मलाशय में अवस्थित होता है। कहां पे अवस्थित होता है? मलाशय में, मलाशय में रहता है, ठीक है ना। अगला है डैश डैश। मलाशय द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है, यानी कि गुर्दा है, क्या है? गुर्दा, जो शरीर के बाहर की तरफ खुलता है, जो हम खाते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ जो है गुर्दे के द्वारा बाहर निकलता है। सुबह के समय आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? कौन सा इसमें पाचन ग्रंथि जो है नहीं है? तो थायराइड जो है, इसमें थायराइड ग्रंथि जो है पाचन ग्रंथि नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और अगला क्वेश्चंस 101 से हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे मनोबल को न टूटने दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करवाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।